this teleconferencing session on early childhood care and education. Today, we are going to focus on language development in children. As we all know, language is a must for all human beings. Language helps us to communicate and interpret each other's ideas, views, ideologies, etc. So, we have the pleasure to have Mrs. Aparna Khare with us in the studio today. She is going to focus on children's language development. So, थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत महत्व की चीज़ है। लैंग्वेज की वैल्यू हम सब जानते हैं और लैंग्वेज का जो भी आसपास की भाषा का जो भी महत्व है वो बच्चे में को समझना चाहिए और बच्चे को बोलते आना चाहिए। जैसा कि हमको पता है कि भाषा का जो विकास है बच्चे में जन्म के साथ ही शुरू होता है। भाषा के विकास के हमारे 3 प्रमुख पहलू हैं: सुनना, बोलना और लिखना एवं पढ़ना। सुनना, जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, उसके कानों में जब शब्द जाएंगे तभी वो बोलेगा, और जब वो सुनेगा तो उसको बोलने की कोशिश करेगा। इसीलिए बच्चे के आसपास एक बोलचाल की जो भाषा होती है वो हमेशा सुनते में आनी चाहिए। जब वो सुनता रहेगा तो जरूर ही वो बोलेगा। फिर दूसरा है बोलना। अगर कोई हेल्थ की दृष्टि से प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जीभ वगैरह सही है, सुनता सही है, तो वो जो भी शब्द सुन रहा है उसे पिकअप करके बोलना शुरू करेगा। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो वो जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, उसको लिखना सीखेगा। इसीलिए इन 3 प्रमुख पहलुओं को मद्देनजर रख के बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो बच्चों में डेवलप करने चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं बातचीत के द्वारा। बच्चे के बोलने को बातचीत के द्वारा हम उसके जो भी हम बात उससे करेंगे वो उसी तरह से सीखेगा। इसीलिए बच्चे के सामने हमको एक सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हर जगह अलग तरह की बोली जाती है। जो भी बच्चा आसपास की भाषा बोली जाती है उसको सुनेगा और सीखेगा। आपने कई घरों में देखा होगा कि बच्चे के सामने कहते हैं मम्मम पी लूं। इसलिए नहीं कि कोई पानी का नाम मम्मम हो गया, बल्कि इसलिए कि वो एक उसका इजी फॉर्म है, उसको आसानी से वो बोल सकता है। भों भों जा रहा है, इस तरह एक कुत्ता बोलने में कठिन लगता है बच्चे को, तो भों भों। तो ये एक सरल भाषा का प्रयोग हम जब बच्चे के सामने करते हैं तो वो उसको जल्दी ग्रहण करता है। फिर उसके बाद आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो शब्द हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसका हम 2 बार प्रयोग करते हैं, मम मम, भों भों। इसका मतलब ये है कि वो एक शब्द, उस एक शब्द पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि हम बच्चे को वो सिखाना चाहते हैं। इसी तरह बातचीत में हमको एक लचीलापन रखना होता है। मम्मी पापा के पास जब तक बच्चा है उसके बाद फिर वो शाला पूर्व संस्थाओं में आ जाता है। आजकल मम्मी पापा दोनों जॉब में होते हैं, इसलिए बच्चे को क्रैच या अन्य किसी संस्था में भेजना होता है। बच्चा जब यहाँ पालनकर्ता के पास होता है तो वो बातचीत उन्हीं पालनकर्ताओं, आया और अपने दोस्तों के बीच सीखता है। अगर हम बातचीत में लचीलापन नहीं रखेंगे, अगर ये पालनकर्ता इस लचीलेपन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो बच्चे का बातचीत का जो शुरू का अनुभव है वो ही खराब हो जाएगा। जैसे अगर हम बात शुरू करते हैं एक चिड़िया की कहानी से, हम चिड़िया की बात बता रहे हैं, बच्चे ने कहा हमने तो चिड़िया पेड़ पे देखी थी, अब आप इसको डांट दो, चुप अभी कहानी सुनो। तो बच्चे का जो बोलने का विकास हो रहा वो वहीं रुक गया। फिर दूसरे बच्चा बोल देता है कि चिड़िया के साथ ना वहां गिलहरी थी। अब हमारा टॉपिक तो चिड़िया था पर हम उससे शिफ्ट होते जा रहे गिलहरी पे, और गिलहरी को कुत्ता भौंक रहा था। इस तरह हम धीरे धीरे अपने टॉपिक से दूर होते जा रहे हैं। ये एक पालनकर्ता की भूमिका होती है, ये एक उसको सिखाने वाले की भूमिका है कि वो किस तरह वापस बच्चे को चिड़िया पे लाए, या उसी बच्चों के जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं उन्हीं से उनको एक आगे नई कहानी बनाकर या नई बातचीत करके सिखाता जाए। गिलहरी के बारे में बता दो, कुत्ते के बारे में, जो वो कर रहा है उसी बहाव में, उससे बच्चा खुल के आपके सामने आएगा और खुल के बातचीत करेगा। फिर उस वातावरण को, जहां हम बैठे हैं, जहां बातचीत चल रही है, एक बहुत सहज माहौल देना होता है। अगर हम बार बार बच्चे को टोकेंगे, बार बार डांटेंगे तो बच्चा अंदर से
डर जाएगा, सहम जाएगा। जब तक वातावरण सहज नहीं होगा बच्चा आपसे नहीं बोलेगा। वैसे भी बच्चा मम्मी पापा से दूर आपके पास है, एक पालनकर्ता के पास है। अगर बच्चा मम्मी पापा से दूर है तो उसके ऊपर वैसे भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। फिर आपने वातावरण को गंभीर बना दिया, उसको डांट टपट के डरा दिया, तो फिर बच्चा कैसे आपसे खुल के बात करेगा? और जब तक वो बोलेगा नहीं, उसका भाषाई विकास नहीं संभव है। फिर जब हम बात करते हैं बच्चे से, तो हमको उम्र और योग्यता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जिस उम्र के हैं उसी उम्र पे उसी तरह के शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग करके उनकी योग्यता को ध्यान में रख के हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बच्चे को ये सिखाने लगें कि पानी कैसे बनता है, बादल कैसे बनते हैं, तो एक छोटा बच्चा तो ये समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, हम उसको ये बताएं चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है, कैसे गिलहरी ऊपर पेड़ पे चढ़ रही है, कैसे मंकी जंप कर रहा है, तो उसके लिए ये सब आसानी से समझने वाली बातें होंगी। इसके बाद हमको उस जगह को, उनकी बातों को प्रोत्साहित करना होता है। जब बच्चा कुछ बोल रहा है, अच्छा ऐसा होता है, सभी लोग अगर उसको इस तरह प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा को लगेगा कि मैंने कुछ नया बताया है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने आंटी को नहीं पता है, मैं अपनी बात जरूर अच्छे से बता रहा हूँ। इस तरह वो एक प्रोत्साहन की भावना बच्चे में आएगी और वो खुल के अपनी बात आपके सामने पेश कर सकेगा। फिर व्यक्तिगत अंतरंगता का मतलब है पर्सनल अटैचमेंट। अगर हम बच्चे को पर्सनल अटैचमेंट देंगे, उसके साथ मिल के अकेले में एक साथ होकर बात करेंगे, तो वो खुल के अपनी बात रखेगा। जबकि बच्चे आपके पास 10-12 हैं, आपकी क्लास में, आपके संस्था में अगर आपको 10-12 बच्चों से बात करनी है, तो ये ध्यान रखना होगा कि सभी बच्चों को बार बार बराबरी से बोलने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि जो बच्चा थोड़ा शांत गंभीर हो वो चुप ही बैठा रह जाए। आपको उस बच्चे को भी बराबर से प्रोत्साहित करना होगा ताकि वह बोल सके। और एक एक बच्चे से एक एक विषय पर पूरी खुल के बातचीत होनी चाहिए, और इसके लिए आपको पूरा समय देना होगा। ये नहीं कि आपका समय आधे घंटे का पीरियड डिसाइड किया, इसके बाद तो अब दूसरा पीरियड है। बातचीत के दौरान पीरियड की कोई भी बात नहीं होती है। बातचीत मतलब खुलकर बातचीत। फिर उसके बाद हम जब बातचीत करते हैं तो चूंकि हम बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसी बीच हम एकाध थोड़े से कठिन शब्द उसको सिखाने के लिए डाल सकते हैं। जब बच्चा वो नया शब्द सुनेगा तो तुरंत पूछेगा कि ये क्या मतलब है, क्यों बोला गया है। उसके 10 प्रश्न होंगे उस शब्द को लेकर। उन सभी प्रश्नों के आपको जवाब सहजता से और हंस कर देने होंगे। अगर आपने डांट दिया बच्चे को कि क्यों पूछ रहे हो, तो वो उस नए शब्द को कभी सीख नहीं पाएगा। इसीलिए बातचीत के दौरान आप जानबूझकर कुछ नए शब्दों का प्रयोग करें और उन शब्दों का उसको अर्थ समझाते हुए आगे बढ़ें। बच्चे ने कभी पहाड़ नहीं देखा है, अब अगर आप बात कर रहे हैं पहाड़ की, तो आप पहाड़ का चित्र दिखाएं या पहाड़ की कोई फोटो दिखाएं। आप अगर वीडियो आपके पास सुविधा है तो बच्चे को आप टीवी पे, वीसीआर पे अपना वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं। जैसे भी हो आपको उसको पहाड़ का मतलब समझाना, आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह बच्चे को उस नए शब्द की जानकारी देना बहुत जरूरी है। फिर बच्चा जब बोलता है तो स्वाभाविक है वह गलतियां करता है। अब इस मामले में 2 पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि इन गलतियों को सुधारना नहीं चाहिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा अपनी गलतियां अपने आप दूसरों की भाषा को सुनकर सीख लेगा। पर कुछ कहते हैं इन गलतियों को उसी समय उसको प्यार से टोकना गलत है, पर प्यार से अगर आप समझाएंगे तो वो जरूर सीख जाएगा। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि आप दोनों पक्षों के बीच में चलें। हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा आपके टोकने से एकदम डर जाता है, किसी बच्चे को आपने उसकी गलती का बहुत प्यार से भी एहसास दिलाया तो भी वो घबरा जाता है। इसीलिए जो बच्चा जैसा है उसके व्यवहार के अनुरूप आपको उस समय अपने आप डिसीजन लेना होगा कि आप बच्चे की भाषाई गलती को सुधारना चाहिए या नहीं। अधिकतर बच्चे बोलते हैं, कोई लड़की ये बोल रही मैं खा रहा हूँ, आप उसको प्यार से बता दीजिए मैं तो खाती हूँ। आप खाती है कि खाता हूँ?
खाती हूँ, वो तुरंत समझ जाएगी। अगर आपने कहा क्या है, लड़कों की तरह खा रहा हूँ कर रहा है, लड़की है खा रही है बोल, तो वो बच्चा डर जाता है। इसीलिए ये एक पालनकर्ता की भूमिका होती है कि वो उस समय में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करे। आप अभी मिसेस खरे सारे में बातचीत के द्वारा भाषाई विकास के बारे में बात कर रहे हैं जी। आपने जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी बातचीत का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जी। क्योंकि अगर बच्चे को भाषा नहीं सुनने को मिलेगी, जैसे कि आपने शुरू में सुनना फिर बोलने की पहलू बताए थे, अगर बच्चा जो शुरू में ही सुनने के लिए भाषा नहीं मिलेगी, तो जो आप 2 साल 3 साल के बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसे बोलेगा, तो वो बच्चा उस समय नहीं बोल पाएगा। अगर उसको पैदा होते ही ह्यूमन वॉइसेस सुनने को नहीं मिलेंगे, अगर उसके अंदर लैरिंक्स भी है, स्पीच डेवलपमेंट की सारे ऑर्गन्स भी हैं, तो उस समय से मतलब पालनकर्ता जो एकदम बच्चे का पैदा होते ही जो उसके पास होता है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक उसको बोलना शुरू नहीं होता है, उस समय उसको ये नहीं है कि अभी तो बच्चा बोलता ही नहीं है, हम क्यों बोलें, ऐसा नहीं है। उसके ऑर्गन्स तभी सही काम करेंगे जबकि वो शब्द सुनता है। ये बिल्कुल सही तथ्य आपने दिया है कि ये पालनकर्ता की अकेली भूमिका नहीं है, ये तब से शुरू हो जाती है प्रक्रिया जब माँ बाप के पास बच्चा होता है, एकदम छोटा सा। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे को भी वो बोलता नहीं, फिर भी खाना खिलाते समय खा खा, सुलाते समय एक लोरी, ये सब भी उसके भाषाई विकास में पूरी तरह सहायक है। अब इसके बाद दूसरे बोलचाल के बाद हमारा दूसरा तरीका है गीतों व कविताओं के द्वारा। बच्चे के सामने जब हम तरह तरह के गीत और कविताएं सुनाते हैं, बच्चों को ये मोड इतना पसंद आता है, गीत में वो इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, कविताओं में इतना खुलकर वो अपने भाषा को अपने सम्मुख लाते हैं कि वो खुद नहीं समझ पाते कि उन्होंने कविताओं के ये शब्द बोले। कविताओं में कई कठिन शब्द भी आ जाते हैं, पर बच्चा चूंकि गाने में इतना मस्त होता है कि अपने आप सहजता से वो शब्द उसकी जुबान पर आ जाते हैं, और इस तरह गीतों और कविताओं के द्वारा आसानी से वो नई भाषा को भी सीख लेता है। उम्र और योग्यता का ध्यान इस समय भी हमको बहुत रखना है। अगर हम बहुत ही कठिन गीतों के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर बच्चा सिर्फ सुनता रहेगा। बच्चे को ऐसे, छोटे बच्चों को ऐसे शब्द जो उनको रिझाते हैं वो शब्द अगर हम बोलेंगे तो वो आराम से जल्दी से उन शब्दों को बोलेगा। अगर हम इस छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी पोयम गाते हैं कि हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, सब शब्द बच्चों की समझ में आ रहे हैं, और अंत में बोलते हैं हम कि जैसे ही हाथी कुर्सी पे बोला, कुर्सी बोली चटर मटर। चटर मटर शब्द बच्चों के लिए कितना आकर्षक है। उनको ये शब्द का अर्थ नहीं पता है, पर फिर हम उसको बाद में आराम से समझाएं कि हाथी राजा तो बेटा बहुत मोटा है, जब वो इतनी सी छोटी कुर्सी पे बैठेगा तो कुर्सी तो टूट जाएगी, और टूटते में कुर्सी बोलती है चटर मटर। उसने एक नया शब्द सीख लिया, और फिर जितनी बार हम ये पोयम गाएंगे, जितनी बार हम इस कविता का वहां सुनाएंगे, उतनी बार बच्चे हमसे बोलेंगे और जैसे ही हाथी बैठा कुर्सी पे, कुर्सी टूट गई। मतलब बच्चे ने उस शब्द को सुना भी और समझ भी लिया। इसीलिए उनकी उम्र और योग्यता के अनुसार हमको शब्दों का, सरल शब्दों का और सरल धुन का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम बच्चे के सामने एकदम क्लासिकल टाइप शुरू कर देंगे गाना तो वो कभी नहीं सीखेगा। इसीलिए धुन उनकी पहुंच के अंदर होना चाहिए। धीरे धीरे लय में गाएंगे तो बच्चा आराम से सीखेगा। फिर संकेतों और हाव भाव का प्रयोग। अगर हम बच्चे के सामने हाथी राजा बहुत बड़े, तो उसको एक एक्सप्रेशन मिला, बहुत बड़े। बड़े शब्द को जैसे ही हमने हाथ फैलाया, हाथी राजा बहुत बड़े, बच्चे ने समझ लिया बड़ा क्या है। सूंड उठाकर कहाँ चले, सूंड कहाँ होती है, बच्चे को अपने आप इसका समझ में आ जाएगा। एक हाथी का जो पिक्चर उसने देखा है या उसने जू में कहीं हाथी देखा है, वो ये समझ जाएगा कि सूंड किस अंग को कहते हैं। फिर उस तरह से हम हाव भाव भी रखेंगे। शेर निराला, शेर शब्द हम बोल रहे हैं, हमने अपनी आवाज को थोड़ा सा हाव भाव को चेंज कर दिया, तो जो हमारे संकेत और हाव भाव है वो बच्चे को उसके भाषाई विकास में बहुत मदद करते हैं। वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ये मैं लाई भी हूँ छोटी सी ढपली। इसको ढपली देखिए, इस तरह अगर हमने बच्चे के सामने थोड़ा सा बजाया,
बच्चे में एक उत्सुकता जागती है कि ये क्या हो रहा है। ये एक उसकी श्रवण शक्ति को, उसके सुनने की शक्ति को भी बढ़ाता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि सुनने की क्रिया भी महत्वपूर्ण है। इसको बजाने से बच्चे के सुनने की शक्ति पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। एक धुन, एक लय का भी ज्ञान होता है। जब हम अपनी कविताओं को गा रहे हैं और हमने ये बजा दिया साथ में, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, बच्चे को वो लय उसके दिमाग में बैठ जाएगी। हर बच्चा बजाना चाहेगा, वो कुछ भी बजाएगा, पर उसको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके किस तरह धुन निकालना है। फिर आप देखेंगे वो टेबल पे भी बजा रहा है। बच्चे फिर अक्सर घर पे भी ऐसे ही कार्य करते नजर आते हैं। फिर घर पे भी बच्चों को मम्मी पापा अगर कंपनी नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप देखेंगे घर में भी बच्चा कटोरी चम्मच बजा के खेल रहा है। उसको इतना आकर्षक लगता है इस तरह का मोड कि बच्चा स्वयं उसमें अपनी अन्वेषण करने लगता है, एक खोज करने लगता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कहानियों के द्वारा। जैसे संगीत और कविताएं बच्चे को आकर्षित करती हैं, वैसे ही बच्चों को कहानियां भी बहुत लुभाती हैं। बचपन से ही हम बच्चों को छोटे में सुलाते समय, उठते बैठते खिलाते समय कहानियां सुनाते हैं। जब हम कहानी सुनाते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और बच्चा पूरे ध्यान से उनको सुनता है और इस तरह उसकी लिसनिंग स्किल भी डेवलप होती है और 10 प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं और 10 नई बातें वो सीखता है। पर कहानी भी हमको सरल और छोटी कहानी सुनाना चाहिए। बहुत लंबी कहानी बच्चों को उबाऊ लगने लगती है, बच्चा अपने तथ्य से भटक जाता है। कहानी कहीं से शुरू होती है और बच्चे को बीच में जब प्रश्न पूछना तो वो कहानी किसी और छोर पे चली जाती है। इसीलिए कहानी एक छोटी सी होनी चाहिए कि कौआ आया, पानी पिया, उड़ गया, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ किस तरह कौए ने कंकड़ डाला। एक छोटी सी कहानी में बच्चे ने शिक्षा भी ले ली, उसको ये तथ्य भी मिल गया कि कौआ कैसे उड़ता है, कौए का रंग क्या है, गर्मी में प्यास लगती है। बहुत सारी चीजें एक छोटी सी कहानी से भी बच्चा सीख सकता है। कहानी सुनाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पात्र का हम जिक्र कर रहे हैं उसके अनुसार हम अपने हाव भावों का प्रयोग करें। हम अगर चिड़िया का जिक्र कर रहे हैं, हम उसको पंख के द्वारा चिड़िया का एक्शन करके उसको बता सकते हैं। अगर हम मछली की बात कर रहे हैं तो किस तरह वो पानी में जा रही है, तैर रही है। बच्चे की आंखों के सामने एक चित्र सा खींचना चाहिए कि वो जो सुन रहा है वो है क्या। अगर हम शेर की बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज से, एक डर से उसको ये बता सकते हैं कि शेर क्या चीज है। फिर पात्रों के अनुसार जब हम बात करते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि छोटे बच्चों के सामने डरावने पात्र ना रखें, उसके सामने राक्षस या भूत जैसी बात ना करें। बच्चे के मन में उससे डर आ सकता है। मैं तो ये कहूंगी कि परियों की तरह भी काल्पनिक बातें ना करें। बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उन्हीं के बारे में उससे बात करें। फिर बच्चों के सामने हम तरह तरह के खिलौने, पर आपको एक सेकंड मैडम, ऐसा नहीं लगता है जो आजकल बच्चे टीवी में इतना सीरियल्स देखते हैं, इतने उनके पपेट शोज आते हैं, इतने उनके कार्टून नेटवर्क आते हैं, तो स्पाइडरमैन का तो आपको पीछे याद होगा अगर कि पहले कितना चला था कि बच्चे स्पाइडरमैन जैसी हरकतें करने लगे थे, तो इस सब से बच्चों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? वो भी तो एक किस्म से कहानियां ही हुई। जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। एक तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि 3 साल तक बच्चा थोड़ा टीवी से दूर ही रहे। 2.5-3 साल के बच्चे तक आप टीवी से उसको थोड़ा संभाल सकते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा 4-5 साल का होगा तब हम उसको ये समझा सकते हैं कि ये जो स्पाइडरमैन है ये सच का नहीं है, ये तो पिक्चर है और ये जो पिक्चर में कर रहा है ये तो फोटो खींच रहे हैं। आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा समझते हैं। हमारे जमाने की बात नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे। आजकल बच्चे कंप्यूटर को रोज देखते हैं, किस तरह उसमें पापा पिक्चर बना रहे हैं, किस तरह कार्टून जंप कर रहा है, उनको सब पता है। अगर हम उनको उसी तरह से समझाएंगे। पर आप एक बात सोचिए, कार्टून की बात आपकी ठीक है और टेक्नोलॉजी की भी बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं या ट्राइबल एरिया में चले जाएं, वहाँ कंप्यूटर तो इतना नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को आप ये कैसे बताएंगे? केबल तो वहाँ पे भी है, टीवी वहाँ पे भी है, तो पर
वहाँ के बच्चे को ये कल्पना है और ये हकीकत में नहीं होना, इसका कैसे आप अंतर इस समय देंगे? पालनकर्ता की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जबकि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की आपने कहा टेक्नोलॉजी से तो दूर है पर केबल से दूर नहीं है, और वो वही चीज देख रहे हैं जो कि उनकी समझ से परे है। हाँ जी। इसमें पालनकर्ता और माँ बाप की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको हर हाल में ये बात बच्चों को समझानी है कि ये जो है ये सिर्फ एक पिक्चर है। उनको बच्चों को दिखाना चाहिए कि देखो हम तो बिल्डिंग से नहीं कूदते, मैं पापा हूँ, इतना बड़ा हूँ, क्या मैं बिल्डिंग से कूदता हूँ? बच्चे के मन में जो सबसे बड़ा आदर्श है वो है उसके मम्मी पापा। जो मम्मी पापा करते हैं वो बच्चे को समझ में बहुत जल्दी आता है। ऐसे ही दूसरा आदर्श होता है उसकी टीचर या पालनकर्ता। अगर हम बच्चे से ये कहेंगे कि देखो हम कुर्सी पे बैठते हैं, तुम टेबल पे क्यों बैठे, तो वो बहुत जल्दी सीखता है कि हाँ कुर्सी तो बैठने की चीज है। ऐसे ही जब हम बच्चे से बताएंगे कि हम तो ऊपर बिल्डिंग से नहीं कूदते, नहीं बिल्डिंग से कूदेंगे तो हमको तो चोट लग जाएगी, फिर हमारी हड्डी भी टूट सकती है, बच्चा इस बात को बहुत जल्दी समझेगा क्योंकि वो अपना आदर्श अपने माँ बाप को मानता है। और अगर माँ बाप ये काम नहीं करते मतलब जरूर इसमें कुछ गलत है। इसलिए हमको एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा वहां बच्चे के सामने। फिर हम कहानियां जब सुनाते हैं तो बच्चे के सामने हम तरह तरह के चित्र, बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली किताबें, जैसे कि ये मैं एक किताब लाई हूँ, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी हैं जो बच्चे को उस चीज के बारे में बताती हैं। इतने साफ और बड़े पिक्चर हम बच्चे के सामने रखते हैं, हम बताते हैं कि ये कछुआ है, ये पीछे हरा पहाड़ है, ये इस तरह, ये आकाश, ये पेड़। बच्चा भी देख के तुरंत बोलता है कछुआ, मतलब उसने कछुआ सीखा। बहुत छोटा बच्चा भी होगा तो इतना बड़ा और साफ पिक्चर देख के वो तुरंत समझेगा कि क्या है कछुआ। इसी के साथ हम बता देंगे कछुआ तो धीमे धीमे चलता है, तो उसको तुरंत पता पड़ जाएगा कछुआ तो धीमे धीमे चलता है, क्योंकि वो बाकी सब चीजें जान रहा है, कछुआ नहीं जान रहा है। आपने उसको दिखा दिया पिक्चर में, उसकी समझ में आ गया। फिर कभी आप जब उसको जू ले जाएंगे या उसको सचमुच का कछुआ दिखाएंगे, वो तुरंत कहेगा कछुआ, क्योंकि उसके दिमाग में ये फोटो, ये बात जम गई है। और आप कहानी तो प्राय बच्चों को रोज सुनाते हैं, बार बार कहानी रिपीट होती है और बच्चे के दिमाग में इस तरह एक भाषा का विकास होता है। पिक्चर जितने बड़े और साफ होंगे उतना ही बच्चा उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी करेगा। जब बच्चा बोलने लगता है, खुद अपनी कहानी बनाना चाहता है, हम उसके सामने पिक्चर रख के पूछ सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये चींटी है, ये बाजा बजा रही है। बच्चा जब पूरी बात बोल रहा है, पूरा सेंटेंस बोल रहा है, वो अपने आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब करेगा। अरे इसमें तो पेड़ भी है, पेड़ में तो ग्रीन ग्रीन कलर है, तो वो अपने आप उसका भाषाई विकास संभव हो सकेगा। इसी तरह हम तरह तरह के मुखौटे लगाकर बच्चे के सामने उसको दिखाएंगे। बच्चे को भी ये मुखौटे बड़े आकर्षक लगते हैं और वो कहानी अगर नहीं भी सुनने का मन है तो इन मुखौटों को लगाने के चक्कर में खुद उस कहानी में इन्वॉल्व होता चला जाता है। बच्चे के जो स्वयं के खिलौने हैं उनको भी हम इस कहानी में प्रयोग कर सकते हैं। कठपुतली है, जब हम कठपुतली से कहानी सुनाते हैं तो ये बच्चों के लिए सबसे अधिक मजेदार चीज होती है। कठपुतली जैसे ही बच्चे के सामने आती है, बच्चे को लगता है कि उन्हीं की तरह का एक कोई चीज, एक क्रिएटर सामने आ गया, क्योंकि उसके हाथ भी हिल रहे हैं, उसके कान भी हिल रहे हैं। बच्चा इस तरह की चीजों से बहुत आकर्षित होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है नाटकीकरण। कहानी को हमने सुना दिया, वही बात खत्म नहीं होती है। कहानी के बाद हम उसका जब नाटक करते हैं, उस कहानी के अनुसार बच्चों को उन पात्रों में ढालते हैं। बच्चा स्वयं अपने डायलॉग बोलता है तो उसकी भाषा का विकास होता है। कहानी से उससे सुनने की स्किल डेवलप हुई, उसने सुना, सुनकर उसने जो समझा और जो उसके शब्दों में आया वो उसके बोलने से पता चलता है। जब हम नाटकीकरण करेंगे तो वो उन शब्दों को बोलेगा, तब हमको पता पड़ेगा इसने कहानी का अर्थ क्या समझा है, कहानी से उसको क्या भाव मिला है। कभी कभी हमारी कहानी बच्चों को गलत संदेश भी दे सकती है, हम उसको कुछ और सिखाना चाहते हैं, वो कुछ और संदेश लेता है। इसीलिए अगर बच्चा बोल के उसको नाटकीकरण करके हमारे सामने आएगा तो हमको पता पड़ेगा हमारा संदेश सही पहुंचा या नहीं। फिर रचनात्मकता का पता लगाना।
जब हम कहानी सुनाते हैं बच्चे को तो उसमें एक कुछ रचनात्मक चीज होती है। बच्चे तक वो पहुंची या नहीं, ये हमको उससे बातें करके, उससे प्रश्न पूछ के, उससे कह के कि तुम भी अब कहानी सुनाओ, जो मैडम ने कहानी सुनाई है वो तुम भी सुनाओ। तब हमको पता चलेगा कि कहानी की जो मेन चीज थी, जो रचनात्मकता थी, वो उस तक पहुंची या नहीं। फिर उसके बाद बच्चों को कहानी सुनाने का भी मौका दें। हमने कहानी सुनाई, यही बात खत्म नहीं होती। बच्चे अपने मन से कुछ भी कहानी सुनाए, वो किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी तरह की कोई भी कहानी सुनाए, उसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो। उसकी कहानी सुनते समय आप अपने कागज पे काम कर रहे हैं, ये बच्चे को प्रोत्साहन नहीं देता। आप उसकी कहानी उतने ही ध्यान से सुने जितने ध्यान से उसने आपकी कहानी सुनी है। कहानी सुन जब वो सुना रहा है तब आप पूरे ध्यान से उससे बीच बीच में पूछें, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा क्या हुआ था। तो बच्चे को लगेगा कि मेरी जो कहानी है वो मैडम में उत्सुकता जगा रही है या मम्मी पापा में ये उत्सुकता जगा रही है। तब वो खुल के अपनी बात को आपके सामने लाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे अगर आप नहीं भी सुन रहे होंगे तो वो आपको बुलाते रहेंगे कि जब तक आप सुनेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, कि भाई वो आपकी बात सुने, कि पहले बुलाते रहेंगे, आपने सुना नहीं, अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ, तो वो सुनाने की बहुत चेष्टा रखते हैं। क्योंकि वो अधिकतर सुनने का काम करते हैं। बच्चों में सुनने की प्रक्रिया बर्थ से शुरू हो जाती है। सुनते सुनते उनको ये पता है कि अब मुझे भी सुनाने का काम करना है, इसीलिए बच्चा हर हाल में अपनी बात सुना के ही छोड़ता है। आपके वो पीछे पड़ा रहेगा कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये आप अगर आपने वहीं उसको डांट दिया तो आपने उसके भाषाई विकास में एक रोक लगा दी। ये इसलिए ये पालन करता और माँ बाप की प्रमुख भूमिका होती है कि जब वो अपनी बात सुनाना चाहता है, हो सकता है आप बात कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही आपका ध्यान जाए आप उतनी ही उत्सुकता से, उतने ही इंटरेस्ट के साथ उसकी बात को सुने। यही सबसे प्रमुख मुद्दा है इस भाषाई विकास का। अब फिर कहानियों के बाद नंबर आता है पहेलियों का। पहेलियों के द्वारा भी बच्चों में आराम से भाषाई विकास होता है। पहेलियों के द्वारा इसलिए कि पहेली में हम एक चीज छुपाकर बाकी सारी चीजें बताते हैं, और एक जो चीज छुपी हुई है वो शब्द बच्चों को खोजना है। अब हमने अगर बच्चों से कहा कि उसकी लंबी है सूंड लेकिन छोटी है पूंछ, अब बच्चों को ये दिमाग लगाना है वो है क्या। अब आप उसको क्लू दीजिए, चाहे तो आप उसको पिक्चर दिखाइए, चाहे आप उसके सामने एक खिलौना रखिए जिसकी लंबी है सूंड, जिसकी छोटी है पूंछ। इस तरह बच्चे ने देख लिया ये तो हाथी है, आज उसने देख के बोला कि हाथी, पर कल जब आप उससे बिना दिखाए भी उससे पूछेंगे तो वो हाथी समझ जाएगा। आज आपने हाथी दिखा दिया, पर कल जब मंकी आप उसको दिखाएंगे नहीं, बंदर आप उसको दिखाएंगे नहीं, पर आप कहेंगे जो कूदता है पेड़ों पे, उछलता है पेड़ों पे, वो तुरंत बताएगा कि वो बंदर है। बच्चे के दिमाग में ये समझ में आ गया कि मैडम जो चीज, जो शब्द का प्रयोग कर रही है उससे किसी एक नतीजे पर उनको पहुंचना है, इसीलिए वो तुरंत उन शब्दों को सोचकर सही जवाब आपको देंगे। तो पहेलियां, लेकिन बच्चों के सामने जो हम पहेली रखते हैं वो उनकी उम्र के अनुसार छोटी और सरल शब्दों में रखना चाहिए। बहुत लंबी पहेली कहेंगे, मेन तथ्य से वो भटक जाएगा, वो कहानी कविता इसी सुनता रह जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे के सामने 2-2 लाइन की छोटी सी पहेली सरल शब्दों में पेश की जानी चाहिए। पहेली पूछते समय हमको चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम चित्र दिखाते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि वो पूछ क्या रहे हैं, तो जब वो खुद पहेली बनाएंगे तो वो उन चित्रों को देख के अपने आप एक पहेली का निर्माण करेंगे। उन्होंने देखा कि अच्छा ये शेर है, मैडम ने शेर की नहीं पूछी, तो वो तुरंत कहेंगे पीला है रंग, जंगल का है राजा, तो हम भी उस पहेली को उसी तरह से सुन के जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बच्चों को सामने चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। फिर खिलौनों का प्रयोग, जैसे बच्चा चित्र में अगर इन्वॉल्व नहीं होता, कई बच्चों को होता है चित्रों में इंटरेस्ट ही नहीं होता, पर अपने खिलौनों के प्रति उनको बहुत लगाव होता है,
तब हम बच्चे के सामने खिलौने रख सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग इंटरेस्ट होता है। हमको एक ही पक्ष रखकर बात को खत्म नहीं करनी है, हर बच्चे का हमको पूरा पूरा ध्यान रखना है। इसलिए हम उसके सामने उसी के खिलौनों को उठाकर उसी के सामने रखकर पहेलियों को पूछ सकते हैं। इसके बाद पहेलियों के बाद हमारे पास चित्रों का डिस्क्रिप्शन, तरह तरह के चित्र, बड़े बच्चों को बड़े बड़े चित्र दिखाकर उनको सामने रखकर उनसे कहानी बनवाकर उनका डिस्क्रिप्शन कर कर भी हम बच्चों का भाषाई विकास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे चित्रों को लाकर बच्चों के सामने जब हम रखते हैं तो पहले हमको खुद पहल करनी होती है। हम उस चित्र को सामने लाए, बच्चे को दिखाया कि ये चित्र क्या है, और हमने बताया हमको तो इसमें कछुआ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। फिर बच्चे के सामने चित्र दूसरा दे दिया, बच्चा भी तुरंत बताएगा हमको तो इसमें ये दिख रहा है, शेर दिख रहा है, जंगल दिख रहा है। बच्चा नए नए शब्दों को सीख रहा है, इसीलिए उसके लिए वो एक, शेर, जंगल, ये शब्द भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम चित्रों की बात करते हैं तो चित्र साफ और बड़े होने चाहिए। कई चित्र होते हैं थोड़ा हैजी, मिक्स से कलर होते हैं, वो बच्चों को साफ नजर नहीं आएंगे तो वो बच्चा उनका वर्णन नहीं कर पाएगा। इसलिए शुरू में बच्चों के सामने एकदम साफ और बड़े बड़े चित्र रखना चाहिए, जिससे बच्चा ये समझ सके कि वो चित्र में क्या चीज देख रहा है। अगर एक ही चित्र में 2-3 तरह की चीजें मिक्स होंगी तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। फिर अगर हम रंगीन चित्रों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। रंगीन चित्र जो होते हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। अगर बच्चे के सामने हमने सिर्फ लाइन रखी तो बच्चों से हम कलर करवा सकते हैं कि इन लाइंस के अंदर कलर कर दो तो ये शेर बन गया और ये हाथी बन गया। चित्रों का बच्चों के द्वारा स्वयं प्रयोग, हम बच्चों को चित्र बात खत्म नहीं कर सकते, उन चित्रों को हम बच्चों को प्रयोग करने के लिए भी देते। उनके हाथ में चित्र को हम गत्ते पे लगाकर, चित्र को हार्ड शीट देकर उसके ऊपर कवर चढ़ा के साफ पॉलिथीन से उसको अच्छे से कवर रैप करके बच्चे के हाथ में भी दे सकते हैं। वैसे तो आजकल बुक्स में इतने अच्छे पेजेस होते हैं कि जो गंदे नहीं होते हैं, पर हम बिना डरे बच्चे के सामने चित्र दे सकते हैं और वो जब चित्र हाथ में लेगा तो वो ज्यादा अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन कर सकता है। अब जब बच्चा एक चित्र देखता है तो वो चित्र उसकी कल्पनाओं और जानकारियों के अनुरूप होना चाहिए। अगर हम उसकी कल्पनाओं से अलग कोई चीज दिखाते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर वो उसको बोल नहीं सकता है। बच्चे की जितनी भी जानकारी है उसके अनुरूप अगर हम चित्र लाएं, उसी जानकारी में एक आध छोटी सी कोई और नई जानकारी ऐड कर दे तो वो बच्चे की समझ में आ जाती है। अगर अचानक हमने कोई ऐसा चित्र बच्चे के सामने रख दिया जिसकी बच्चे ने कभी कल्पना भी नहीं करी है, तो फिर वो उस चित्र को देख के सोच में पड़ जाएगा ये है क्या और इसमें मुझे बोलना क्या है। फिर चित्रों के अनुरूप कहानी, चित्र का वर्णन करके ही बात खत्म नहीं होती है। हम चित्रों के अनुरूप मन से कहानी बना सकते हैं। जैसा कि हमने ये कछुए का चित्र दिखाया, जब कछुए का चित्र दिखा रहे हैं तो हम कहानी भी कछुए की सुना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बात कछुआ और पेड़ कहकर ही खत्म कर दी जाए। जब हम कहानी बनाकर बच्चे को सुनाएंगे तो बच्चे का भी मन होगा कि वो चित्रों को देखकर नई नई कहानी बनाए। फिर जब वो बोल रहा है, चित्र देख के बच्चा अपना वर्णन एक प्रस्तुत कर रहा है, जो चीज वो बता रहा है उसके लिए हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी कभी बच्चा अटक जाता है कि ये क्या शब्द है, चित्र देख के कि ये क्या है, हमको उसका तुरंत सहयोग करना चाहिए या उसी को क्लू देना चाहिए कि वो उस शब्द को निकाल सके अपनी जुबान से, अपने दिमाग से। और अगर ज्यादा है तो हम उस शब्द को उसको धीरे से बता भी सकते हैं। जब बच्चे के सामने हम उसको प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण देते हैं तो वो खुश होकर अपनी बात कहता है। इसके बाद हम बच्चे के भाषाई विकास के लिए उसको प्राकृतिक भ्रमण, नेचर वॉक के लिए भी ले जा सकते हैं। नेचर वॉक का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चा जो चीज बंद कमरों में नहीं सीख सकता है वो बाहर जाके खुली हवा में घूम फिर के आराम से सीख सकता है। हमने उसको पेड़ इसमें चित्र में तो दिखाया है, पर हम उसको जब सचमुच पेड़ ले जाकर दिखाते हैं तो उसको उसकी ऊंचाई, उसका असली कलर
उसके पत्तों का शेप सब कुछ सजीव दिखता है। इसीलिए प्राकृतिक भ्रमण का भाषाई विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो सबसे पहले हमको उसको आसपास के वातावरण से परिचित कराना चाहिए। हम उसको जब ले जाने से पहले ही ये बता सकते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं, जो भी हमारी आसपास की जगह है, वहाँ हम किस तरह के वातावरण में जाएंगे। अचानक आप नई जगह ले जाएंगे, बच्चा तो यही जानता है कि बाहर गए मतलब खेल शुरू। उसको ये नहीं मालूम है कि हम बाहर जा क्यों रहे हैं, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। बच्चे को ये समझना होगा कि वो किस समय खेलने के लिए जा रहा है और किस समय घूमने के लिए जा रहा है। जैसे मम्मी पापा सुबेरे सुबेरे वॉक के लिए जाते हैं ना, वैसे ही हम वॉक को जा रहे हैं। बच्चा तुरंत तैयार हो जाएगा। वॉक का मतलब है खेलना नहीं, और इसलिए उसी समय हम उसको जानकारी दे देंगे कि वहां हम तो बिल्डिंग देखेंगे, पेड़ देखेंगे, तो उसके दिमाग में एक छवि रहती है। फिर जब हम बच्चे को ले जाते हैं तो आसपास के प्राकृतिक स्थान को हमको चुनना चाहिए। बहुत आजकल बहुत कंजेस्टेड एरियाज हैं, पर अगर हम कोई पार्क में या किसी प्राकृतिक स्थान में ले जाएंगे बच्चे को, तो बच्चा उस तरह का वातावरण, चूंकि ना तो वो घर में उसको देखने मिल रहा है, ना ही क्लासरूम में, तो उसको सीखने के लिए आराम होगा। फिर भ्रमण के दौरान जानकारी देना। बच्चे को घुमाकर हम ले आए और बात खत्म नहीं। हम उसको भ्रमण के दौरान ये सिखाते हैं कि क्या क्या चीज वो देख रहा है। पत्ते किस तरह के हैं, पेड़ का तना इतना मोटा है, और इस तरह हम उसको भ्रमण के दौरान ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे देंगे। भ्रमण के लिए जब हम जाते हैं तो हम उसको विभिन्न ध्वनियों का, ये चिड़िया बोल रही है, गाड़ी जा रही है, आदि भी परिचय दे सकते हैं। विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं का हम संग्रह करके भी ला सकते हैं और घर लाके उसकी एक एल्बम बना सकते हैं कि हम पत्तियां लाए कि क्या हम उस घर से बाहर लाए। और जब हम घूम के आए तो हम वो वर्णन बच्चों से सुन भी सकते हैं, बच्चों तुमने क्या देखा, और उस समय वो प्रोत्साहित होकर बोल सकता है। फिर इसके लिए हम तरह तरह की खेल क्रियाओं का आयोजन भी करते हैं। खेल क्रियाएं जो भी होंगी उनसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। एक खेल क्रिया है श्रवण विभेदीकरण की खेल क्रिया। इससे बच्चों को अलग अलग तरह की वॉइस सुनाई जाती है और बच्चे से पूछा जाता है कि ये किस तरह की आवाज है। इससे बच्चे में सुनने की क्षमता बढ़ती है। फिर दूसरा है आंखों और हाथों के बीच समन्वय, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे में इस तरह से उसकी आंखों और हाथों के बीच, जब बच्चा लिखना सीखेगा तो उसको ये एक्टिविटी जो आज हम सिखा रहे हैं वो तब बहुत ज्यादा काम में आएगी। फिर बच्चा जब लिखना सीखता है तो उसको समानताओं और विभिन्नताओं से संबंधित खेल भी खिलाने होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इस तरह की खेल क्रियाओं का हम तरह तरह की खेल क्रियाओं का आयोजन करें और बच्चे को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करें। एक बात बताइए, अगर कोई बच्चे में बोलना देर से शुरू करता है या कम करता है या बोलता ही नहीं है, तो उसमें टीचर की क्या भूमिका होगी? इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका टीचर को निभानी होती है। बच्चे को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। उसके परिवार वालों से मिलके, उसके आसपास के लोगों से मिलके कि वो घर में उसने सभी क्रियाएं समय से शुरू करी कि नहीं। तब हम सही समझ पाएंगे कि बच्चे ने बोलना है भी कि नहीं। हो सकता है बच्चा हर क्रिया देर से कर रहा है, मतलब वो मानसिक मांद्यता का शिकार है। नहीं, कुछ बच्चे वैसे ही कम धीरे बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत धीमे और कम बोलते, कुछ खुल नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको उनकी पारिवारिक स्थिति को समझना होगा कि वो किस तरह के वातावरण से आ रहे हैं। हो सकता है मम्मी पापा बच्चे से दिन भर बोलते ही नहीं है। जब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या, जैसा कि आपने पहले भी कहा है। इसीलिए हमको उसको बहुत खुला और सहज माहौल देना होगा और इसलिए उनसे बहुत आराम से बात करके उस मसले को हल करना होगा। अच्छा, अब मैं आपका सभी दर्शकों के द्वारा थैंक्स कहूँगी। आज आप सबने भाषा का विकास के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जैसे चित्रों का, पहेलियों का, प्रकृति का भ्रमण और गीतों का, बातचीत का महत्व सुना और सीखा। मैं आशा करती हूँ इससे आपको बहुत लाभ हुआ होगा। और अब मैं डॉक्टर अमितेश्वर रत्रा, इग्नू से आपसे आज्ञा लूँगी। अगली बारी तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।